नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। आज दलाई लामा और मोहन भागवत की खास मुलाकात हुई। ये खास मुलाकात कई मायनों में बेहद खास रही क्योंकि इसके जरिए बहुत बड़े बड़े संदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 50 मिनट से ज्यादा समय तक ये मुलाकात चलती रही। क्या कुछ खास रहा आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। तिब्बती धर्मगुरु से मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख। मैक्लोडगंज में दलाई लामा से मिलने उनके घर पहुंचे मोहन भागवत। इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों प्रमुख हस्तियों की ये मुलाकात विश्व शांति, जन कल्याण और तिब्बत मसले को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दलाई लामा ने कहा, विस्तारवाद को रोकना होगा। बताया जा रहा है कि दलाई लामा ने कहा कि आज विश्व शांति की जरूरत है। पूरे विश्व को ये जानना होगा, दुनिया में विस्तारवाद को रोकना होगा और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये इशारा चीन की ओर था क्योंकि चीन पर ही विस्तारवाद के लगातार आरोप लग रहे हैं। तिब्बत की स्वतंत्रता का मामला भी कई दशकों से चीन और तिब्बत में विवाद का विषय है। इस मुलाकात में मोहन भागवत ने कहा कि तिब्बत हमारा भाई देश है। हम हमेशा तिब्बत के साथ हैं। मोहन भागवत ने दलाई लामा से बातचीत में कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति सबको साथ लेकर चलती है। धार्मिक सद्भाव में विश्व का सर्वोत्तम मॉडल भारत है। जितने भी आसपास देश हैं, हमारे सब भाई हैं और तिब्बत हमारा भाई देश है। इसलिए हम तिब्बत के हर सुख दुख में रहे हैं और रहेंगे। मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने जहां आरएसएस के स्वयं सेवकों प्रचारकों के साथ बैठक की, वहीं भूतपूर्व सैनिकों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। हिमाचल से लौटने से पहले वो दलाई लामा से मिलने गए और इस बात का भरोसा दिलाया कि भारत तिब्बत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अलग अलग तरीकों से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहता है और एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया है। दरअसल इस बार पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश सीधा गुजरात से बेनकाब हुई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर कैसे। पकड़ी गई 400 करोड़ की ड्रग्स। पाकिस्तान से आ रही थी ड्रग्स। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। गुजरात के समुद्र के पास भारतीय क्षेत्र में एक नौका पकड़ी गई है। इस पर करीब 77 किलो ड्रग्स मिली। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नाव पर सवार चालक दल के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस और कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली थी कि गुजरात के रास्ते ड्रग्स माफिया भारत में नशे की खेप पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद समुद्र में ऑपरेशन चलाकर अल हुसैनी नाम की बोट को पकड़ा गया। यह बोट पाकिस्तान से आ रही थी। भारतीय तटरक्षक और गुजरात एटीएस के निगरानी मिशन के दौरान भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी की गतिविधियां संदिग्ध दिखी तो उसे गुजरात के तट से कुछ दूर पकड़ा गया। इस पर 400 करोड़ की ड्रग्स मिली। एटीएस एंड कोस्ट गार्ड दोनों मिलके ये वाला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। 6 आदमी हैं टोटल मिला के। सर, कितनी मात्रा में हेरोइन पकड़ा गया है? 77 पैकेट्स अभी तक लिए हैं और उनका मेजरमेंट चालू है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में ड्रग्स को लेकर अलर्ट जारी है। मुंद्रा पोर्ट पर अक्टूबर में करीब 3000 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी।
बताया जा रहा है कि ये सब पाकिस्तान के रास्ते आ रही हैं। ज्यादातर ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत में ड्रग्स भेजने की कोशिश करता रहा है। कश्मीर और पंजाब सीमा पार से ड्रग्स भेजने की कोशिश करता है तो गुजरात में समुद्र के रास्ते एक बार फिर उसकी ड्रग्स वाली साजिश नाकाम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमाइक्रोन का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमाइक्रोन ने अपने पांव पसार लिए हैं। इस बीच WHO की ओर से चेतावनी जताई गई है कि आने वाला समय कठिन रह सकता है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसका नाम है ओमाइक्रोन, वो तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन ने दुनिया के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पूरी दुनिया इससे परेशान है। 1 महीना भी नहीं हुआ है और दुनिया के करीब 90 देशों में यह फैल चुका है। माना जा रहा है कि कोरोना की नई लहर ये ला सकता है। यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही ओमाइक्रोन के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने भी यह कह दिया है कि बेहद खतरनाक होता जा रहा है कोरोना का ओमाइक्रोन वेरिएंट। ओमाइक्रोन का हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं केस। WHO ने सदस्य देशों को दी तकनीकी जानकारी में बताया है कि यह सामने आ चुका है कि डेल्टा की तुलना में ओमाइक्रोन बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते इसके केस 1.5 से 3 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 24 नवंबर को ही इसका पहला मामला सामने आया था और 1 महीने के अंदर ही यह करीब 90 देशों में फैल चुका है। चिंता की बात यह भी है कि ओमाइक्रोन उन देशों में तेजी से फैल रहा है जहां आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। इस बीच एक और बड़ी आशंका जताई जा रही है, आ सकता है सुपर वेरिएंट। ओमाइक्रोन और डेल्टा मिल सकते हैं। ब्रिटेन के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने डराने वाली चेतावनी दी है। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा है कि अगर ओमाइक्रोन और डेल्टा मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है और यह वेरिएंट बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में ओमाइक्रोन से दहशत है। पिछले 24 घंटे में ओमाइक्रोन के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक ब्रिटेन में ओमाइक्रोन से 12 लोगों की जान जा चुकी है। ओमाइक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन समेत कई देश लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। नीदरलैंड्स ने तो लॉकडाउन लगा भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समझा आपने किस तरीके से ओमाइक्रोन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सिर्फ लोगों के ऊपर ओमाइक्रोन का खतरा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि शेयर बाजार पर भी ओमाइक्रोन का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ओमाइक्रोन से सहमा बाजार। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। ओमाइक्रोन का डर अब हर जगह दिखने लगा है। दुनिया में ओमाइक्रोन से बिगड़े हालात और वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स करीब 1190 अंक और निफ्टी करीब 371 अंक गिर गया। बताया जा रहा है कि इससे निवेशकों को करीब 6.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी थी।
किसी तरह इससे उबरने की कोशिश हो रही है तो ओमाइक्रॉन ने मामला खराब करना शुरू कर दिया है। इसके खतरे को देखते हुए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से लेकर लॉकडाउन तक लगाया जा रहा है। इसके चलते वैश्विक बाजारों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में डराता कोरोना। भारत में ओमाइक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, तो वहीं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी तेजी पकड़ रहा है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केस और पॉजिटिविटी रेट 6 महीने में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली में रविवार को 107 कोरोना के केसेस सामने आए। ये 6 महीने में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा केस थे। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ओमाइक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बूस्टर डोज की मंजूरी दी जाए। केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला किया गया है। साथ ही होम आइसोलेशन की व्यवस्था और सुधारने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये देखने में जरूर आ रहा है कि लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। मास्क उतर रहे हैं, बाजारों में भीड़ दिखती है। जरूरत ये है कि मास्क पाबंदी से लगाया जाए, वैक्सीन के 2 डोज लिए जाएं और भीड़ से दूर रहें। नहीं तो नए साल में पुरानी डेल्टा और नए ओमाइक्रॉन का दोहरा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज ऐश्वर्या राय बच्चन से कई घंटों तक पूछताछ की है। राजधानी दिल्ली में आखिर माजरा क्या था, मामला क्या था, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटों पूछताछ की। ये पूछताछ पनामा पेपर्स लीक से जुड़ी हुई थी। दिल्ली के ईडी दफ्तर में ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। इसके बाद देर शाम ऐश्वर्या ईडी दफ्तर से रवाना हो गई। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की प्रार्थना की थी, लेकिन सोमवार को उन्हें आना पड़ा। एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत ऐश्वर्या का बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट के पास ईडी के दफ्तर में पेश हुई ऐश्वर्या ने कुछ दस्तावेज भी एजेंसी को सौंपे हैं। साफ है कि जिस गाड़ी से ऐश्वर्या आई थी उसी गाड़ी से निकली है। अब ये सवाल है कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से अभी आगे और पूछताछ की जाएगी? क्या आज की पूछताछ पूरी हुई है, आगे और पूछताछ होगी उनसे? साथ ही सवाल ये भी बन रहा है कि जितने सवाल उनसे आज पूछे गए हैं, क्या उन तमाम सवालों का जवाब आज ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बिल्डिंग के अंदर दिया है? किसी से बात नहीं की उन्होंने, अंदर बैठी हुई थी, सबने उनसे बात करने की कोशिश की, यही जानने की कोशिश की कि क्या हुआ अंदर, कितने सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन ऐश्वर्या ने किसी की बात नहीं सुनी। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले ऐश्वर्या के पति और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। बच्चन फैमिली के खिलाफ ईडी इस मामले में 2016 और 17 से ही जांच कर रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भारतीयों की उस लिस्ट में शामिल है जिनका जिक्र पनामा पेपर्स लीक में किया गया था। इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर और बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। हालांकि बच्चन परिवार कह चुका है कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। सोमवार को ऐश्वर्या से ईडी ने इसी मामले में करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।